गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो और एक नए व्लॉग में आप लोगों का वेलकम करते हैं। तो आज मैं पहुंचा हूँ यहाँ स्पीतुक में अरहत हाल, जहाँ पे आज राहुल गांधी जी विज़िट कर रहे हैं टू इंटरेक्ट विद यूथ। सो ये रहा एंट्री पास। नमस्ते। नमस्कार। हेलो दिल की धड़कन और इंचार्ज हमारे मोदी साहब। हमारे इसके बाद के जो परफॉर्मेंस है उसके लिए सब लोग मिलकर जोरदार तालियां दें। राहुल जी, आप जानते हैं कि लद्दाख में 100 में से 97% ट्राइबल्स हैं, तो इस समारोह की शुरुआत एक ट्रेडिशनल डांस के साथ करना चाहते हैं। थैंक यू राहुल जी। इसके बाद मैं राहुल जी से निवेदन करूंगा कि मंच पे आपके पधारा। आपसे मिलने के लिए और बातचीत करने के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं हमारे युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि आपके सवाल होंगे तो आप लोग इनसे पूछ सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि अपना सवाल रखें और उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चंस ना पूछें, प्लीज सर। हमारे राहुल जी के साथ हमारे टेरिटोरियल प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर नवाब सिंह जोरा साहब, हमारे इंचार्ज और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा स्पीच देना चाहेंगे। हम क्वेश्चन आंसर के साथ हम सब आपको सुनना चाहते हैं सर। साहब थोड़ा सा आप शुरुआत। पूरा जी, रिक्सिन नामग्याल जी, सेरिंग नामग्याल जी, सेरिंग संफेल जी, मनोज यादव जी, डोलकर जी, भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आज आपने मुझे फंसा दिया, बिना कोई प्रैक्टिस के आपने नचवा दिया। कुछ महीने पहले मैं कन्याकुमारी से आई, मगर उस समय जब हम श्रीनगर पहुंचे तो थोड़ी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हुई थी, तो हम यहाँ नहीं आ पाए। मगर मैं चाहता हूं कि कभी ना कभी हम लद्दाख में भी थोड़ा सा पैदल आपके साथ चलें। भारत छोड़ो यात्रा में मुझे बहुत सीखने को मिला, भारत के बारे में, हमारे लोगों के बारे में। लगता है कि देश में बहुत नफरत है, एक धर्म दूसरे धर्म से
लड़ाई कर रहा है, भाषाएं एक दूसरे से लड़ाई कर रही हैं। मगर यात्रा में मुझे देखा कि जो हिंदुस्तान में आम लोग हैं वो किसी से नफरत नहीं करते, वो सबसे मोहब्बत करते हैं। मगर ऊपर से एक नैरेटिव बनाया जाता है, मीडिया में बनाया जाता है, शायद थोड़ा सा राजू सा बना देते हैं। मगर अगर आप भारत में चलें, जनता के बीच जाएं, तो वहां पर एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, आदर है, रिस्पेक्ट है। और जो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है, जो हमारे देश की स्ट्रेंथ है, उसको लोग बहुत गहराई से समझते हैं। मुझे पर्सनली बहुत सीखने को मिला। अलग अलग स्टेट्स में हम गए, हजारों लोगों से बात की। मेन मुद्दे देश में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिनके बारे में मीडिया में ज्यादा नहीं कहा जाता है। मीडिया में आप देखेंगे या नफरत की बात होगी या फिर ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, क्रिकेट की बात होगी। मगर जो मेन मुद्दे जिनके बारे में लोग मुझसे कह रहे थे, उनकी चर्चा ज्यादातर मीडिया में नहीं होती। आखिरी बात लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान में गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। तो एक प्रकार से दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक बहुत कम लोगों का और दूसरा करोड़ों लोगों का। एक अमीर अरबपतियों का और दूसरा किसानों का, मजदूरों का, छोटे दुकानदार। तो ये मुझे सीखने को मिला। अब आप पूछिए, सवाल पूछिए, जो भी आपके दिल में है आप बताइए। मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है, जब भी कोई भी इंसान कुछ काम करने जाता है तो उसका तारीफ करने वाले हो या ना हो, उसके ओपोज होने वाले या उसको, जैसे कि आपने बताया कि नफरत की नज़र से देखने वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि मैं आपकी सोशल मीडिया जब चेक कर रही थी, आपका एक फोटो था, बाइक के साथ आप कुछ कर रहे थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब आपको एक कहानी से दूंगा। एक दिन जो बुद्धा थे वो गांव में एक सरमन कर रहे थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे और एक व्यक्ति आया और उसने बुद्धा को गाली दी और कि इससे सीखने को भी मिलता है। सब जो क्रिटिसिज्म होता है वो गलत नहीं होता है, बहुत सारा क्रिटिसिज्म सही भी हो सकता है। तो जो रीजनेबल क्रिटिसिज्म होता है उसको अच्छी तरह सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये बात सही है या गलत है। तो एक प्रकार से जो क्रिटिसिज्म है वो हमारा गुरु है, उसका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये कि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत साल दर साल बढ़ता जा रहा है और हमारे यहाँ पे आजकल ट्रेंड है कि जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है उनको एक आउटसोर्स पे रखा जाता है, जिसमें बहुत मिनिमम सा वेजेस देते हैं सिर्फ, बट काम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी बराबरी करते, टेक्निकली सेम होते हैं, बट हमारा जो आउटसोर्स जो रखते हैं उनका बहुत मिनिमम वेजेस होता है। और लेह लद्दाख सब प्लेस वेयर सब कुछ एक्सपेंसिव है सिर्फ, इवन कि विंटर में और भी ज़्यादा सब्जियां बोले या जो भी बोले, घर का सामान बोले, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। और हम जैसे यूथ को जो आउटसोर्स पे मिनिमम वेजेस पे काम करना पड़ता है, क्या ये
पॉसिबल है कि हमें भी उतने मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम वेजेस दिया जाए, या एम्प्लॉयमेंट भी निकलते हैं, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बट बहुत कम निकलते हैं और साल बाय साल अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको बराबर नहीं किया जा सकता। पर अब अगर आउटसोर्स भी करें तो उसमें जो हमें वेजेस मिलते हैं वो बहुत कम होते हैं सर। तो यही क्वेश्चन है कि वो पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। और ये जो आउटसोर्सिंग है, ये बड़ी अनफेयर चीज है, क्योंकि जैसे आपने कहा व्यक्ति एक ही काम करता है मगर उसको कभी भी निकाला जा सकता है, उसको उतने पैसे नहीं मिलते हैं, तो ये फेयर चीज नहीं है और मैं इसके खिलाफ हूँ। मेरी राय है कि बहुत सारी एरियाज हैं जहाँ पे सरकार का रहना बहुत जरूरी होता है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, तो इन एरियाज में हमें सरकारी जो संस्थाएं हैं उनको डेवलप करना चाहिए और बहुत सारे लोगों को हमें हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, अस्पतालों में, स्कूल्स में गवर्नमेंट जॉब्स देनी चाहिए। ये मेरी राय है। मगर आजकल सिर्फ लद्दाख में नहीं, सब जगह ये फैशन बन गया है। ये एक प्रकार से जो गरीब लोग हैं उनको स्क्वीज करने का तरीका है। तो जब कोई ठेकेदारी पे काम करता है उसके पास कोई अधिकार नहीं होते, तो उसको आप कभी नहीं निकाल सकते। तो मैं पर्सनली इसके खिलाफ हूँ। मेरी सोच है कि अगर कोई काम कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट में कर रहा है, चाहे वो सरकार में कर रहा है, उसकी मिनिमम राइट्स होनी चाहिए। मिनिमम उसको एम्प्लॉयमेंट की राइट्स मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी लेवल पर। एक चीज मैं बहुत क्लैरिटी से कह सकता हूं कि आपको 6,000 करोड़ रुपए हर साल मिलता है और वो जो पैसा है वो आपका पैसा है, वो किसी और का पैसा नहीं है। और उस पैसे को कैसे स्पेंड किया जाए, किस चीज में स्पेंड किया जाए, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को डिसीजन लेना चाहिए। वो किसी ब्यूरोक्रेट को या दिल्ली को वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है, जो आपकी डेमोक्रेटिक आवाज है, उसको 100% रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। किस प्रकार से किया जाएगा वो डिस्कशन की जा सकती है, मगर 100% उसको किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान डेमोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेटोक्रेसी नहीं है। तो आप लोगों को, आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को निर्णय लेना चाहिए आपका विकास कैसे हो, आपका पैसा कहां स्पेंड किया जाए, अस्पतालों में किया जाए, स्कूल में किया जाए, टूरिज्म में किया जाए। ये आपके डिसीजन से, हमारे डिसीजन नहीं है। तो ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो आपको हमारी पार्टी देने की पूरी कोशिश करेगी। क्या क्लैरिटी की जरूरत है। एक है आपका जो 6,000 करोड़ आ रहा है, उसमें से आपका 300 करोड़ ले काउंसिल को, 300 करोड़ कर्जिल काउंसिल, मतलब 600 करोड़। बाकी 5,400 करोड़ है वो ब्यूरोक्रेट्स खर्च करते हैं। इनका कहने का मतलब है 5,400 करोड़ है वो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव खर्च करे, वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के तहत खर्च करे, वो स्टेट बुक के फॉर्म में हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असेंबली ऑफ पॉन्डिचेरी हो या दिल्ली की तरह। एक बात है, ठीक है। दूसरी बात, जो हमारा लेह का काउंसिल है और करगिल का काउंसिल, ये दोनों अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। दीज आर बोथ स्टैट्यूटरी बॉडीज। नॉर्थ ईस्ट में आपके 4 स्टेट में 10
ऑटोनोमस काउंसिल है जहां आबादी सिर्फ 55%, 60% ही ट्राइबल है, उनको आपको 6 शेड्यूल में लेके कॉन्स्टिट्यूशन एंटिटीज बनाया है। तो लद्दाख में 97% है हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन, है कि नहीं? वहां 6 शेड्यूल तो लाजमी है और राहुल जी कमिट करेंगे। प्लेनरी सेशन हुआ था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ओवर द कंट्री जो कांग्रेस के लीडर्स है, जो टॉप मोस्ट लीडर है, वो मिलते हैं 3-4 साल जी, वो हमारा पॉलिसी मेकिंग बॉडी भी है। वहां पे 6 शेड्यूल में रेजोल्यूशन पास किया है, स्टेट हुड का रेजोल्यूशन पास हुआ। Hello Rahulji, I'm Namya. But I would like to ask my question in English because I'm not very sure if I can convey my message in apart from. If you ask me in English, then I will answer in English. That's fine. That's perfectly fine with me. So I really appreciate your Bharat Jodo Yatra, which you have been doing since long. My other question is, my question is 2 parts. First part is, what are the other approaches and methods you're using to have a peace-building process in this hatred and bigotry that's happening in the country right now? And second, how can you be part of that process? Because you yourself consider yourself as a youth. So, as a youth, how would you bring in together youth to make this process a good success? That's my question. Thank you. In order to answer that question, it is in detail as to what is happening in the country. So, essentially, India got freedom in 1947, and the foundation of freedom in India is the Constitution of India. And from the Constitution is a set of rules. So, how do you put the Constitution into action? The way you put the Constitution into action is by setting up institutions that support the vision of the Constitution. The Lok Sabha, Rajya Sabha, Planning Commission, forces, all these elements. Now what is happening is, it is very difficult for the BJP to attack the Constitution directly, because people react very violently when you attack the Constitution directly. So what the BJP is doing, the RSS is doing, is it is placing its own people in key parts of the institutional structure. So they will place their own people. For example, if you go to the ministers in the government of India and you ask them, are you actually making the decisions in your ministry? They will tell you that actually there is a gentleman, an OSD from the RSS, who we have to work with to decide what happens in our ministry. Right? This is happening in the legal system. It is happening in the education system. So exams are being changed. I don't know if you are aware, but recently the theory of evolution and the periodic table were taken out of the Indian curriculum. So there is a systematic attack that is happening on the institutions that enforce the Constitution. And the reason it is happening is because a small group of people want to capture the wealth of the Indian nation.
So you can see that there are a few big business people, you know the names, they own the ports, they own the airports, they own the roads, they own the supermarkets, they own the cell phone companies, they own everything. Large corporates support the BJP through the media. RSS captures the institutional framework, and then huge amount of money is taken out of the people's hands and given to the corporates, big corporates. Now the lady raised the question of contract labor. She raised the question of ठेकेदारी. What is actually happening there? Money that should be going to youngsters in Ladakh, security that should be going to youngsters in Ladakh is being snatched out of their hands. They are being paid insecure, they are being paid less, and that money is going to a contractor who is making the money. Right? So, this is what is happening across the country. There is also a resistance to this idea. People are very uncomfortable. Everybody can see that IAS. मतलब हम अपने युवाओं को सिर्फ 5 तरीके की अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। एक बच्चे ने मुझे बताया कि मैं मैकेनिक बन के अपनी कंपनी बनाना चाहता हूं। एक लड़की ने मुझे बताया कि मैंने अपना बिजनेस छोटा सा खोल रखा है, मैं मिलिंग का काम करती हूं। मगर 99% बच्चों ने, युवाओं ने मुझे कहा कि हम ये 4-5 चीजें करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि हम IAS में जाना चाहते हैं। तो मैं चल रहा था एक दिन और 4-5 लड़कियां थी, मैंने उनसे पूछा क्या करना चाहती हो? कहती हैं कि हम IAS में जाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा एक बात बताओ, हर साल IAS में कितने लोग जाते हैं? आप लोग जानते हो? हाँ, उसने मुझे बताया 6 लाख लोग। नहीं, आप हंस रहे हो, मगर उसकी माइंड में यह था कि हर साल 6 लाख लोग IAS में जाते हैं और वो पढ़ाई कर रही थी IAS के लिए। और जब मैंने उसको बताया जो सच्चाई है कि हर साल IAS में 350 लोग जाते हैं, उसने रोना शुरू कर दिया। मतलब लाइफ में हजारों अलग अलग टाइप की अपॉर्चुनिटीज होती है, मगर हम अपने बच्चों को, अपने युवाओं को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं देते। हम सबसे कहते हैं भैया आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, आर्मी में जाओ या फिर गवर्नमेंट में काम करो। रियलिटी ये है कि 99% लोगों को ये कभी नहीं मिलेगा। 99%, 1%, 2% लोगों को ये 5 चीजें मिल जाएंगी, 99% को नहीं मिलने वाली। तो हम 99% को झूठ बोल रहे हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं, आप इस पे फोकस करो, आप इस पे फोकस करो, आप इस पे फोकस करो। हम सबको कह रहे हैं कि भैया ये 4-5 काम करो। और जब सब लोग जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 2-3% लोगों को मिलेगा और 95% लोगों को नहीं मिलेगा। मेरा मतलब क्या है कि हम देश की जो एनर्जी है, जो देश की ऊर्जा है, उसको जाया करें।